हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आज ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इलेक्ट्रिसिटी का एक नया चैप्टर लेकर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है I = Q/T। ये इसका एक सूत्र होता है। यहाँ पर Q जो है वो आवेश है और जो T यहाँ पर है वो समय है और कैपिटल I को यहाँ पर हम धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। पहले चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जब आवेश हमारा विरामावस्था में रहता है, किसी चालक पर रेस्ट पर रहता है तो वो विद्युत धारा का निर्माण नहीं करता। जब यही आवेश किसी चालक के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करने लगता है, एक सिरे से दूसरी सिरे की ओर गति करता है तो ये धारा का निर्माण करता है। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर यानी कि आवेश का चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होना, बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला I = Q/T। अब इसका बच्चों मात्रक देखेंगे तो Q होता है आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलम और T होता है समय और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम पर सेकेंड, जिसे एम्पियर कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 मूल राशियां थी, उनमें विद्युत धारा का जो SI मात्रक था वो हमारा एम्पियर था। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा जो है वो एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा विद्युत धारा में दिशा भी होती है। हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा चलती है, लेकिन फिर भी ये एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? देखिए विद्युत धारा जो है वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लें और यहां से मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 4 एम्पियर की धारा आ रही है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट O है और ये पॉइंट C है। अब दोस्तों देखिए यहां से 3 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर, तो यहां पर जब एमीटर लगाकर देखा गया OC के बीच में धारा तो 7 एम्पियर प्राप्त हुई। लेकिन वेक्टर रूल्स हमारा ये कहता है कि यहाँ पर जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि √25 यानी कि 5 एम्पियर। हमारा वेक्टर रूल कहता है OC के बीच में जो करंट है वो 5 एम्पियर होना चाहिए, जो कि वेक्टर रूल्स को फॉलो करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। OC के बीच में जब यहाँ पे एमीटर लगाकर देखा गया तो यहाँ पे धारा जो है 7 एम्पियर मिली। तो इसीलिए विद्युत धारा को एक अदिश राशि माना गया। इसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती। अगर हम वेक्टर रूल देखें तो हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √A² + B² + 2AB cos θ और यहाँ पे cos 90, तो ये हमारा cos 90 का मान हो जाएगा, चूंकि cos 90 = 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला बचेगा A² + B²। तो देखिए R = √A का मान है 3, 3 × 9 हो गया, प्लस B का मान 4 × 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 5 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि वेक्टर रूल से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी OC के बीच जो करंट है वो 5 एम्पियर मिलना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों एमीटर लगाकर देखा गया तो यहाँ पे OC के बीच में जो हमें करंट है वो 7 एम्पियर की मिली। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन तो है लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है।
अब देखते हैं आगे। इसके बाद हमारा आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? इसके बाद अगली हमारी हेडिंग रहेगी धारा घनत्व। इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व जो होता है उसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I अपॉन A। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के किसी पॉइंट से जो हमारा करंट फ्लो होगा I, अगर मान लीजिए ये हमने एक चालक के अंदर का कुछ एरिया ले लिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर जो होगा क्षेत्रफल सदिश होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर हमारा जो धारा है यहाँ से फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है। तो हम कहते हैं किसी चालक के भीतर किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व जो है उसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। J बराबर I अपॉन ए। J इक्वल टू I अपॉन ए। तो जो धारा घनत्व हमारा है वो एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें जाहिर सी बात है डायरेक्शन भी होना। तो जो धारा घनत्व है इसकी डायरेक्शन प्रवाहित धारा की दिशा में होती है। जिस दिशा में धारा होगी उसी दिशा में हमारा धारा घनत्व होगा। तो फिर से देख लेंगे, किसी चालक के भीतर, कोई चालक है उसके भीतर किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत बहने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया J इक्वल टू I अपॉन ए। अब इसके मात्रक की बात करेंगे। अब धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? देखिए, I यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद हमारा एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जो धारा घनत्व का हमारा मात्रक बना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बना। और ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगी, तो धारा घनत्व की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा में होती है। अब हम अगली चीज देखेंगे। इसके बाद अगली चीज होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है? तो सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझने के लिए सबसे पहले हमें परमाणु यानी एटम का कॉन्सेप्ट समझना होगा। एटम क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं एटम का जो आकार होता है वो गोल होता है, और इस तरीके से किसी भी एटम में इस तरीके की हमारी कक्षाएं होती हैं। अब किसी भी परमाणु में, एटम मीन्स परमाणु, किसी भी परमाणु के समस्त प्रोटॉन्स, या ऐसा कह सकते हैं किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग में रहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में एक केंद्रीय भाग में रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। अब देखिए, इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा कर रहे होते हैं। इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर इस तरीके से मोशन करते हैं।
अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कूलॉम फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए जो हमारा कूलॉम फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा अगर हम दूरी को बढ़ा दें तो हमारा बल कम हो जाता है, फोर्स है वो कम हो जाता है। अगर हम दूरी को बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाता है। अब देखिए ये एक एटम है, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। अब देखिए सभी लोगों को मालूम, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन यानी आकर्षण का होता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के पास वाली कक्षाओं में हैं, उन पर देखिए नाभिक से दूरी कम है। अगर यहाँ पर दूरी कम होगी तो हमारा कूलॉम फोर्स कहता है, अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से पास वाली कक्षाओं में होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं पे होते हैं, उन पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से लास्ट वाली कक्षा में, लास्ट वाली ऑर्बिट में है, तो देखिए इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो गई। अब यहाँ से फॉर्मूले से देखेंगे, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। तो जो लास्ट वाली कक्षा पे इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो न्यूक्लियस फोर्स होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स होता है, नाभिक का जो आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो कम हो जाता है। तो ये दूर वाली कक्षाओं वाले या लास्ट वाली कक्षाओं वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणुओं से आसानी से अलग किया जा सकता है। अगर इन पर थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो ये आसानी से परमाणु से अलग हो जाते हैं, या किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये परमाणु से आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर किसी धातु को रगड़ दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं परमाणु से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूर कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक से दूर वाली कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से आसानी से अलग हो जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अब मान लीजिए ये अगर परमाणु है तो ये परमाणु कहाँ होगा? ये परमाणु किसी वस्तु में होगा। तो ये वस्तु में जो परमाणु है, कितने परमाणु होंगे? तो अनंत परमाणु होंगे। अगर सोचिए एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन भी अगर निकलता है तो अनंत परमाणु है, इसमें बहुत से परमाणु हैं, तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत हो जाती है। तो किसी भी चालक में, मान लीजिए ये ABCD एक चालक प्लेट है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर वस्तु में आ जाते हैं, परमाणु को छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन्स वस्तु में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अनियमित गति करते हैं। अब हम एक चालक का आकार देखेंगे, एक चालक को देखते हैं। देखिए ये एक चालक है, एक चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जहां से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, अब ये बाहर से तो कहीं से आए नहीं है, तो चालक के अंदर ही, तो चालक में जिस परमाणु से निकले होंगे वहां पर धनायन बने होंगे। तो किसी भी चालक के अंदर और क्या हो जाएंगे? धनायन हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनसे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुआ है अभी। एक चालक का ये स्थिति होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं
धनायन भी होते हैं और ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनसे अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुआ। जब देखिए दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो ये चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं, जिगजैग मोशन में गति करते हैं, और जब गति करते हैं तो धातु के अंदर उपस्थित धनायनों से और परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, इनकी टक्कर हो जाती है। और जब टक्कर होती है तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, जब किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चालक के अंदर धनायन भी होते हैं और कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनसे कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुआ होता है। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलते हैं, मुक्त होते हैं, तो ये अनियमित गति करते हैं, कोई किधर जाता है, लेफ्ट जाता है, कोई राइट जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। तो ये टेढ़ी मेढ़ी अनिश्चित गति करते हैं, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है उस दिशा में चला जाता है। और जाते टाइम ये धनायनों से और परमाणुओं से निरंतर टकराते हैं। टकराने में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी धनायन से टकरा रहा है, अगली बार जब तक नहीं टकरा जाता, उतने बीच का जो रिलैक्स टाइम पीरियड है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी कि श्रांति काल बोलते हैं। और श्रांति काल जो होता है, टाउ होता है, जो इसकी वैल्यू होती है, जो टाइम होती है, वो 10 की पावर -14 सेकेंड की होती है लगभग। श्रांति काल की कोटि होती है वो 10 की घात -14 सेकेंड की कोट होती है। और ये तो हमारा श्रांति काल हो गया। उसके बाद हमारा होता है माद मुक्त पथ, ये 10 की घात -9 मीटर की कोट का होता है। औसत मुक्त पथ यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की दो टक्करें होती हैं, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच जो पथ को तय करता है, जो रास्ता तय करता है, उस रास्ते को, उस पथ को औसत मुक्त पथ कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किए गए पथ की लंबाई को औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो कोटि होती है, जो इसका पथ की लंबाई होती है, वो 10 की पावर -9 मीटर की कोट की होती है। तो यहां पे हमने आज दो चीजें बताई, तीन चीजें। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बताया। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की जो जितनी भी प्रत्येक चीजें हैं वो सारी परमाणुओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से पास वाली कक्षा में है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में है, उन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। जो दूर वाली कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणुओं से आसानी से अलग किए जा सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? उन पर अधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र लगा दें, या धातु को गर्म कर दें, या रगड़ दें, तो परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? वस्तु में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? ये अनियमित गति करते हैं, जिगजैग मोशन में। और गति करते टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए तो वस्तु के अंदर या चालक के अंदर धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनसे कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हुआ होता है।
तो जब ये चलते हैं धनायन तो निरंतर परमाणुओं से टकराते हैं, निरंतर धनायनों से टकराते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर हुई, अगली टक्कर के बीच जो इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट की, मुक्त इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट की, उसी को हम लोग श्रांति काल कहेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद जो दो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पथ तय करेंगे, जो रास्ता तय करेंगे, उसे औसत मुक्त पथ कहेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। इसका मान 10⁻⁹ मीटर की फुट का होता है। तो आज के वीडियो में आप इतने कॉन्सेप्ट को समझिए। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए गुड बाय।